हेलो, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो जैसा कि मैं यहाँ बैठा हुआ है आपको पढ़ाने के लिए। तो हमारा जो अब हम बेसिक्स टू एडवांस पढ़ाएंगे, ठीक है। बेसिक टू एडवांस इस चैनल पे हम पढ़ाने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, ठीक है। इसमें हम आपको सिखाएंगे कि विज्ञान होता क्या है, क्योंकि लोग क्या है ना कि कोई भी सब्जेक्ट को बिना उसके बारे में जाने पहचाने पढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है कि सब्जेक्ट को समझना है कि वो है क्या। जब तक हम उसके बारे में समझते नहीं तब तक हम उसे पढ़ना कठिन हो जाता है, ठीक है। तो एक फार्मूला है, ठीक है, कीप इट सिंपल, ठीक है। कि कीप इट सिंपल, किसी भी चीज़ को क्या छोटा से छोटा करिए, सबसे सरल करिए, सरल करते रहिए, ठीक है। आप जिस वस्तु को, जिस चीज़ को जितना ज़्यादा सिंपल करेंगे वो वस्तु आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम आपको सिखाने वाले हैं कीप इट सिंपल के द्वारा हम फिज़िक्स पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। फिज़िक्स का बेसिक टू एडवांस करने वाले हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किताबें, जो फिज़िक्स की किताबें इतनी सारी है ना कि आप क्या है कि हम 3-4 भी PDF आपके लिए ला दें तो भी कम है, ठीक है। इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके आपके लिए हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो इसमें हम अभी हम दो टॉपिक क्लियर कराएं, ठीक है। पहला है विज्ञान और मापन और दूसरा है आइंस्टाइन के बारे में तथ्य, ठीक है। तो साइंस में जब हम आते हैं तो आइंस्टीन के बारे में हम सुनते हैं, ठीक है, अक्सर कि आइंस्टीन है कौन, आइंस्टीन क्या है। तो हमारा जो दो टॉपिक था विज्ञान और मापन और दूसरा है आइंस्टीन के बारे में तथ्य, ठीक है। तो हम सभी सोचते हैं कि आइंस्टीन ही क्यों, मैंने यहाँ आइंस्टीन क्यों लिया, ठीक है। क्योंकि अभी हम आगे भी टॉपिक्स में और भी PDF में हम आपके बारे में बहुत सारा वैज्ञानिक के बारे में हम पता करें, ठीक है। क्योंकि साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, साइंस एक सब्जेक्ट नहीं, साइंस एक चीज़ों को समझने का नज़रिया होता है, ठीक है। विज्ञान एक चीज़ों का समझने का नज़रिया होता है कि आम लोग उसे कैसे समझते हैं और एक वैज्ञानिक सोच उसे कैसे समझता है, ठीक है। चीज़ें वही रहती है, बस सोचने का नज़रिया बदल जाता है, इसमें वही समझ आना है। और इस समझने के लिए हमें बहुत सारे वैज्ञानिकों के बारे में जानना पड़ेगा कि उनकी सोच क्या है, उनका तरीका क्या है। इसी क्रम में हम विज्ञान को और समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं या टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमें 100% अपना देना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हमने आपके लिए ऐसे PDF को डिज़ाइन किया है ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो हर PDF, जो भी PDF होगा ना, उसको हम चैप्टर बाय चैप्टर और उसका क्लियर क्वेश्चन से हम सब कराएंगे, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि क्या क्वेश्चन से सही होता है, कि क्या हमें क्वेश्चन से लिखना ज़रूरी है एग्ज़ाम में, क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट होते हैं? नहीं, अगर मेरी माने तो क्वेश्चन से ज़रूरी नहीं होता है। ज़रूरी क्या होता है कि चीज़ों को समझना। अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो आप क्वेश्चन आंसर आपके लिए कुछ नहीं होता, आप उसे समझ करके बना सकते हैं, ओके। तो इसमें हम समझने वाले विज्ञान का मापन और विज्ञान और मापन, ठीक है। कि पहले क्या आता है, जब हम कोई चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, जब कोई चीज़ों को देखते हैं तो क्या आप सोचते हैं कि ये विज्ञान है, ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो विज्ञान कहता है कि पहले कोई वस्तु होती है, उसके बारे में हम उसको समझते हैं और समझने के बाद हम समझाते हैं कि वो होती कैसे है। और जब हम समझाते हैं वो होता कैसे है तो समझाना ही विज्ञान है, ठीक है। इसकी परिभाषा पे आते हैं, ठीक है। तो परिभाषा क्या बोलती है कि सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब इसकी क्या है कि अब परिभाषा पे ध्यान देते हैं, जो कि कीप इट सिंपल के फॉर्मूले पे ये आया बेस है, ठीक है। देखिए कीप इट सिंपल ये 3-4 लाइन का ही बन सकता है, पर इसे हमने किस के फॉर्मूले में शॉर्ट 1 लाइन का किया, ठीक है। ध्यान देखिए, सावधानीपूर्वक हम जानते हैं कि जो वैज्ञानिक तथ्य, अभी हम और भी बहुत सारे वैज्ञानिकों के बारे में आपको बताएंगे, उनका काम करने का तरीका, उनकी सोच, उनकी एक्टिविटी, उनके जो सोचते हैं वो किस प्रकार से सोचते हैं, जैसा कि हम नहीं सोचते, ठीक है। आम लोग और उनमें क्या अंतर होता है, ठीक है, क्योंकि विज्ञान है तो हम विज्ञान के नज़रिए से आपको समझाएंगे। अगर दूसरा सब्जेक्ट होता तो हम उसके नज़रिए से समझाते, जैसे हिंदी हो गया और मैथ हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो उसके नज़रिए से। तो इसमें समझते हैं कि विज्ञान में जो वैज्ञानिक होते हैं क्या करते हैं, वो सावधानी पूर्वक करते काम,
और उसी का क्रमबद्ध में रखते हैं, ठीक है। अपने काम को क्रमबद्ध रखते हैं। और प्रयोग मतलब प्रयोगों और परीक्षणों मतलब जैसे कोई वस्तु घटित होती है तो जब हम उसके बारे में पता करते हैं कि वो वस्तु कैसे होती है तो उसे कहते हैं विज्ञान, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसे पता करने के लिए प्रयोग किया और परीक्षण किया। अब इन दोनों से जो प्राप्त ज्ञान हुआ कि ये चीज़ें काम कैसे करती है, जैसे कोई व्यक्ति दौड़ता है तो हाँ आम लोग क्या कहेंगे, दौड़ता, पर एक वैज्ञानिक क्या कहेगा, वो कहेगा कि ये वस्तु गति में है, ठीक है। पंखा गोल गोल पंखा घूम रहा है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पंखा गति में है, ठीक है। तो जब इसके पीछे का जब उसके बारे में लॉजिक समझते हैं तो उस लॉजिक के अंतर्गत जो ज्ञान आता है उसे कहते हैं विज्ञान। बेसिक क्लियर है, वन लाइन में आंसर है। नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान का संबंध। अब देखिए दो मुख्य शाखा है, भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं, मतलब विज्ञान की दो शाखाएं, भौतिक विज्ञान और दूसरा है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थ तथा उनसे संबंध घटनाओं से होता है। सिंपल में समझिए तो भौतिक विज्ञान क्या है कि निर्जीव वस्तुओं से संबंधित रखते हैं, निर्जीव वस्तुएं और उनसे होने वाली घटनाओं को। सेम उसके विपरीत क्या होता है कि जीव विज्ञान में क्या होता है, तो जीव विज्ञान जो होता है, एक मिनट, हाँ, तो जीव विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान जो होता है, जीव विज्ञान का संबंध पदार्थों और सजीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं से होता है, ठीक है। अब आप सब जानते हैं कि सजीव और निर्जीव होते क्या है, ये तो बताने की कोई जरूरत नहीं है कि जीवित वस्तुएं सजीव होती है और निर्जीव वस्तुएं निर्जीव होती है, मृत वस्तुएं, ठीक है। नेक्स्ट है याद रखिए भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं, भौतिक विज्ञान है उसकी दो शाखाएं, भौतिकी एवं रसायन, ठीक है, रसायन शास्त्र, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र। तो विज्ञान की शाखाएं हैं। अब जैसे जैसे विज्ञान पढ़ते जाएंगे तो और बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप समझते हैं और बिना समझे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो उससे आपको क्या दिक्कत हो सकता है, आपको आगे की पढ़ाई करने में, आगे की चीज़ें समझने में दिक्कत हो सकता है। इसलिए आप धीरे धीरे बढ़ते रहें। और इस PDF का और भी PDF अभी बनेगा, तो अगर इसमें कुछ जानकारी छूट गई होगी या मिस प्रिंटिंग की वजह से, क्योंकि प्रिंटिंग में मुझे ज़्यादा क्या है ना कि थोड़ा सा एडिटिंग प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ एडिट नहीं कर पाया, पर नेक्स्ट वीडियो में इससे बेहतर आपको मिल सकता है, ठीक है। तो मैं और कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को और भी ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड कर सकूँ आपके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार है, ये नेक्स्ट वीडियो इससे भी और अच्छा हो सकता है, बेटर हो सकता है, और इसमें आपको और भी ऐसे ऐसी जानकारी मिल सकती है जो ना तो आपने कहीं पढ़ी और ना ही किताबों में आपको मिल सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं, जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं, ठीक है। पेड़ पौधे संबंधित जो होते हैं उन्हें वनस्पति विज्ञान कहते हैं, और जीव जंतुओं से जो संबंध रखते हैं उन्हें प्राणी विज्ञान कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है किसी विज्ञान, अब यहाँ पे उसकी मेथड के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि वैज्ञानिक जो होते हैं वो काम कैसे करते हैं। तो किसी वैज्ञानिक के काम करने के तरीके और आर्थिक अर्थात वैज्ञानिक मेथड के 5 मुख्य अंग क्या है, घटनाओं का सावधानीपूर्वक किया गया प्रेक्षण, कि घटनाएं जो होती है उनका ऑब्जर्वेशन करना, उनका प्रेक्षण करना कि वो चीज़ें काम कैसे करती है, संभावित कारणों का अनुमान करना कि ये वस्तु हुई है तो वो कैसे हुई है, उसके पीछे अनुमान लगाना, ठीक है। परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच करना। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि जैसे वो वस्तु घटित हुई, जैसे पंखा घूम रहा है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम परीक्षण करेंगे, तो उसके बारे में क्या कि कोशिश करेंगे बनाने का, एक मॉडल तैयार करेंगे, मॉडल से समझेंगे कि वो काम कैसे करता है और उन कारणों का जांच करेंगे, ठीक है। जांच के आधार पर किसी निष्कर्ष पहुंचना, ठीक है। देखिए जांच के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत ही ज़्यादा रेयर, मुश्किल होता है। ये रेयर केस में होता है कि जांच किए तो बहुत ही रेयर केस होता है कि हम सही नतीजे पहुंच सकते हैं या फिर गलत नतीजे पे, इसलिए ये थोड़ा मुश्किल होता है। पर अगर आप इसे और अच्छे से समझते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आवश्यकता अनुसार विचारों और सोचों में अपरिहार्य परिवर्तन करना, ठीक है। आवश्यकता अनुसार किसमें, विचारों और सोच में परिवर्तन करना। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वस्तु इस प्रकार से घटित होती है, ठीक है,
कोई वस्तु अगर इस प्रकार से घटित होती है तो हम सभी मान लेते हैं हाँ यही बात सही है, ठीक है। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं कि उसके बारे में सोचने का, ठीक है। सब लोग आगे बढ़ते रहते हैं, छोड़ो ना, क्या है, ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं। पर इसी में एक ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट ये आता है कि अगर हम उसे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते, उसे समझना स्टार्ट करते, तो हमारे विचार बदल जाते हैं। क्योंकि वो वस्तु होती नहीं है जैसा हम सोचते हैं, वस्तु वही होती है जो वो वास्तविक रूप में वो होती है, बस हमारे समझने का नज़रिया गलत हो जाता है। इसलिए यहाँ पे अगर कोई वस्तु अलग तरीके से काम करती है तो हमें क्या है, अपने विचार में परिवर्तन करना होगा, उन्हें परिवर्तन करके उनके अनुसार देखना पड़ेगा कि वो वस्तु काम कैसे करती है। नेक्स्ट है हाँ, वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र, अब यहाँ के वैज्ञानिक जो होते हैं, डीप मीनिंग निकल रहा है, ठीक है, डीप मीनिंग में आ रहा है। वैज्ञानिक वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के नहीं होते, ठीक है, वे समस्त मानव जाति के होते हैं। विज्ञान का एक निरंतर चलने वाली मानवीय क्रिया, ठीक है, विज्ञान क्या है, एक निरंतर चलने वाली मानवीय क्रिया है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कितना ठीक कहा है, उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना कि अद्भुत बातें जो तुम अपने विद्यालयों में सीखते हो, ठीक है, वे संसार के सारे देशों में कई पीढ़ियों द्वारा उत्साहपूर्वक किए गए प्रयास और अनवरत परिश्रम का ही फल है। यह सब कुछ तुम्हारे हाथों में विरासत के रूप में दिया गया है, ताकि तुम इसे स्वीकार करो, इसे मान लो, इसमें वृद्धि करो और एक दिन तुम इसे अपनी अगली पीढ़ी के लिए निष्ठापूर्वक सौंप जाओ। तो यहाँ पे इस लाइन में क्या खूब कहा है महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो उन्हें प्राप्त हुआ, उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उनमें परिवर्तन किया, उन्हें समझा, उन्हें और गहराई में लेकर गया और फिर अगली पीढ़ी के लिए छोड़ दिया, ताकि वो उनमें परिवर्तन करे और उसमें उन्नत विकास करते रहे, ठीक है। और इसी विकास के कारण आज विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका, आज देश इतना आगे बढ़ चुका, फ़ोन है, गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रिकल शॉप्स है, ये सब आज इन्हीं की बदौलत, इन्हीं महान वैज्ञानिकों की बदौलत हमें प्राप्त हुई है। इनकी जैसी सोच ना होती तो आज हम कहीं और होते, ठीक है। नेक्स्ट हम मापन पे आते हैं, ठीक है। मापन क्या होता है? मापन, ठीक है, विज्ञान मापन पर आधारित है, ठीक है, विज्ञान तो मापन पर ही आधारित होता है। किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो मानक और मात्रक में कॉमन है कि एक मानक है और उसका मात्रक है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट, यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए, ठीक है। तो किसी राशि का परिमाण, ठीक है, मैग्नीट्यूड उसके मात्रक के साथ, ठीक है, यहाँ क्या बोला, किसी राशि का परिमाण उसके मात्रक के साथ तुलना करने से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि टेबल की लंबाई 2 मीटर है, ठीक है, जब हम कहते हैं कि टेबल की लंबाई 2 मीटर है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि 2 मीटर स्केलों के को एक सीध में रखने से जुड़ा, मतलब कि 1 मीटर ये हो गया, ठीक है, और ये भी 1 मीटर हो गया, ठीक है। तो जब इन दोनों को एक सीध में रखते हैं तो ये क्या बनता है, ये 2 मीटर बनता है। तो ये हो गया टेबल की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है, टेबल को जोड़ने पर, ठीक है, टेबल की लंबाई के तुल्य होंगे, अतः टेबल की लंबाई का परिमाण होगा 2 मीटर, क्या होगा, 2 मीटर, 2 मीटर इंटू 2 इंटू 1, ओके। नेक्स्ट है, इस प्रकार किसी राशि के, ठीक है, इस प्रकार किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए हम 2 बातों का ज्ञान आवश्यक है। पहला क्या है, एक है मात्रक, जिसमें राशि को व्यक्त किया जाता है, राशि को मात्रक में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। और दूसरा संख्यांक, एक संख्यांक नंबर, जो यह बताता है कि दी गई राशि में वह मात्रक कितनी बार आया है, ठीक है। हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, पहला मात्रक जिसमें राशि को व्यक्त किया जाता है, दूसरा है एक संख्यांक जो यह बताता है कि दी गई राशि वह मात्रक कितनी बार शामिल हुआ है। नेक्स्ट है भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी, क्या देते हैं, भौतिक राशियों के नियम, ठीक है, भौतिक राशियों के नियम को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहती हैं, ठीक है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल आदि, ऊर्जा, वेग आदि, ठीक है।
तो भौतिक राशियों को इन पदों में व्यक्त किया जाता है। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है, आधारी राशियाँ, ठीक है, और दूसरी व्युत्पन्न राशियाँ। आधारी राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। आधारी राशि क्या होती है? ठीक है, आधारी राशि वे जो स्वतंत्र मानी जाती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। वास्तव में आधारी राशियाँ 7 है। आधारी राशियों की संख्या कितनी है? आधारी राशियों की संख्या 7 है, ठीक है। तो आधारी राशियाँ। और नेक्स्ट है, वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता, उसे आधारी राशि कहते हैं, ठीक है। जो वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, उसे आधारी राशि कहते हैं। ऐसे मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण के लिए लंबाई स्वतंत्र है, द्रव्यमान स्वतंत्र है, समय स्वतंत्र है, ठीक है। इन राशियों के मात्रकों को आधारी मात्रक कहते हैं, ठीक है। राशि को आधारी कहते हैं, आधारी राशि, और उनके मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या बोलता है कि व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ हैं जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, ठीक है। आधारी राशि को पदों में व्यक्त की, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा आदि, ठीक है। अब इनको जो है व्युत्पन्न राशि को आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। जैसे अन्य सभी मात्रक जो इन आधारी मात्रकों से निकाले गए हैं, है ना, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। अतः उस मात्रक को भी आधारी मात्रकों पर निर्भर करता है, अर्थात जिस आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मात्रकों की पद्धति के बारे में जानते हैं। आधारी राशियों के मात्रकों को आधारी मात्रक और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। कुछ में आधारी राशि और व्युत्पन्न मात्रक इक्वल है, ठीक है। उदाहरण के लिए क्षेत्रफल मापने के लिए वर्ग सेंटीमीटर मात्रक का व्यवहार किया जाता है। यह मात्रक उस वर्ग का क्षेत्रफल है जिसका प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है। आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि दोनों के पूरे समूह को मात्रकों की सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो आधारी राशि और व्युत्पन्न ये दोनों को जब जोड़ देते हैं तो ये क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की सिस्टम बन जाता है। आधारी राशियों में कई प्रचलित पद्धतियाँ हैं। अब हम आधारी राशि की क्या है ना कि प्रचलित पद्धतियों के बारे में जानेंगे। अब देखते हैं प्रचलित पद्धतियाँ 3 है, ठीक है, 3 है। तो पहला आता है FPS, ठीक है, फुट पाउंड सेकंड। इसका फुल फॉर्म है फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। इस पद्धति को संक्षेप में FPS कहते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे प्रचलित पद्धतियाँ हैं, अलग अलग देश अपने अपने प्रचलित पद्धतियाँ अपनाती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो राशि होती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है। तो लंबाई को किस में मापा जाता है? तो FPS में पता है, लंबाई को फुट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है। ओके, तो ये ब्रिटिश की पद्धति, ठीक है, ब्रिटिश पद्धति, इसलिए इसे ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। नेक्स्ट है देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ओके, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इस पद्धति को CGS पद्धति कहते हैं, ठीक है। तो राशि की बात कर ले तो लंबाई की जो राशि होती है वो सेंटीमीटर होती है, द्रव्यमान का होता है ग्राम होता है, और समय का होता है सेकंड। नेक्स्ट है मीट्रिक पद्धति। देखिए ऊपर वाला जो था FPS था उसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, जबकि CGS को क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति कहते हैं। और अधिकतर पता है मैट्रिक पद्धति ही यूज़ की जाती है जब हम किसी वस्तु या फिर किसी दूरी को नापते हैं, ठीक है। जब हम किसी नापने का काम करते हैं तो हमारे यहाँ क्या प्रयुक्त होती है? मीट्रिक पद्धति यूज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मीटर किलोग्राम प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। इस पद्धति को संक्षेप में MKS पद्धति कहते हैं। राशि और लंबाई की बात की जाए तो लंबाई का जो मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड है, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन रही है इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, क्योंकि अभी बहुत सारा चैप्टर अभी आपके लिए बाकी है।
अक्टूबर, ठीक है। मातृका की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अब हम डीप मीनिंग में जाने वाले हैं, ठीक है, कि ये इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, ठीक है। तो अक्टूबर 1960 में पेरिस के निकट सेवरे में नामक स्थान पर संपन्न 11वीं नाप एवं तौल के महासम्मेलन में लंबी परिचर्चाओं के बाद मात्रकों की एक नई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का आविर्भाव हुआ। इसमें 6 आधारी मात्रकों को परिभाषित किया गया, ठीक है। 1970 में संपन्न 14वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में 7वीं आधारी मात्रक मूल जोड़ा गया, ठीक है। 11वीं में कितने थे, तो 11वीं में मिलता है, ठीक है, 6 थे। उसके बाद 11वीं में 6 थे, और फिर इसके बाद 14वां आया, तो उसमें कितना 7 हो गया। 7वां कौन था, 7वां था मूल था, यहाँ मूल है, ठीक है। 7वां मूल को जोड़ा गया, ठीक है। फ्रांसीसी नामकरण सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स के कारण संक्षेप में से ऐसा ही मात्रक, तो यहाँ इसका जो नामकरण ना फ्रांसीसी में हुआ था, ठीक है। तो इसका जो यूनिट है उसको डी से बोलते हैं, डी से, डी यूनिट के कारण से संक्षेप में ऐसा यूनिट मात्रक है, डी इसका। इस पद्धति में ज्यामिति के 2 राशि, तो ये जो पद्धति थी इसमें 2 नए जो थे ज्यामिति के क्या थे, समतल कोण और घन कोण, ठीक है, बहुत है। इसमें 2 नए राशि आए, ठीक है। नए राशि कौन थे, समतल कोण थे और घन कोण थे। इनके राशि के बारे में आगे चर्चा करने वाले। नेक्स्ट है भौतिक राशि, ठीक है। ये दोनों जो है ना, समतल कोण और घन कोण, भौतिक राशि नहीं है के मात्रकों को भी संपूरक मात्रकों के रूप में परिभाषित किया गया। ये दोनों भौतिक राशि नहीं है, फिर भी इनके मात्रकों को क्या है ना, संपूरक मात्रकों के रूप में परिभाषित किया गया। क्या है, आधाई राशि की बात करें तो आधाई राशि ये उनका असर मात्रक और संकेत, लंबाई का मीटर एम से संकेत छोटा एम, द्रव्यमान का किलोग्राम केजी, समय का सेकेंड एस। यहाँ एक बात नोट करने वाली, ठीक है, केजी में है ना छोटा के होता है, ठीक है, यहाँ देखिए, और यहाँ पे के, ठीक है, बड़ा के, छोटा के और बड़ा के, क्योंकि यहाँ से के से केल्विन भी होता है ना, इसलिए वहाँ पे केजी छोटा के, तो आप सिर्फ छोटा केजी का ही यूज़ करिएगा, ओके। समय का सेकेंड है, हाँ, समय का सेकेंड छोटा एस, विद्युत धारा का एम्पियर ए से बड़ा है, ताप या तापमान का केल्विन बड़ा के, ज्योति तीव्रता कैंडला का सी डी, पदार्थ का परिमाण ऊपर हमने पढ़ा था, पदार्थ का परिमाण को मोल में मापा जाता है और उसका है MOL, ठीक है। अब 2 जो संपूरक राशियाँ हैं जो एक्स्ट्रा में आई है उनको क्या कहते हैं, समतल कोण और घन कोण, उसको स्टेडियर है और उसका RAD है, ठीक है, रेड, और स्टोरेडियर है जिसका SR है, संकेताक्षर। नेक्स्ट है मानक SI उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग, तो इसका समझते हैं, ठीक है। 10 की पावर -3 होता है, मिली सेकेंड होता है, और उसको छोटा एम से। अब क्या हम बहुत ही नीचे जाने वाले, ठीक है। 10 की पावर -6 जो है माइक्रो होता है, जो बोलते हैं ना कि माइक्रोस्कोप, तो क्या माइक्रो लेवल पे हम चीज़ों को देखने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको यू से माइक्रो से दर्शाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 10 की पावर -9 यानी कि नैनो, एन है छोटा एन। 10 की पावर -12 पीको हो गया, बड़ा पी हो गया। 10 की पावर -15 फेटो हो गया, फेमेटो। 10 की पावर -18 एटो हो गया, बड़ा छोटा है, ठीक है। ये तो अंशों में दिखाया, अब गुणज में आते हैं, ठीक है। ये क्या था कि हम नीचे जा रहे थे, ठीक है, हम क्या श्रेणियों में छोटे होते जाते हैं और छोटा मतलब डीप से डीप में जा रहे थे। अब क्या है कि हम और आगे बढ़ेंगे, अब बड़ी की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि किलोग्राम। 10 की पावर 3 kg किलोग्राम, ओके। नेक्स्ट है 10 की पावर 6 mg मेगा। 10 की पावर 9 जीगा जी। 10 की पावर 12 टेरा टी। 10 की पावर 15 पेटा पी। 10 की पावर 18 एक्सा ई, ओके। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब नीचे, अब गति से आते हैं। गति, यदि कोई वस्तु, ठीक है, गति में है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है, गति, ठीक है। यदि कोई वस्तु समय के साथ अन्य वस्तु की अपेक्षा अपनी स्थिति बदलती है तो वह गति में, ठीक है। तो ये जो था ना उदाहरण, मतलब ये जो
परिभाषा था, इसे हमने किसके फॉर्मूले में हमने आपको प्रदर्शित किया। तो आप लाइफ में ना आपको कीप इट सिंपल का फॉर्मूला आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, इसलिए आप इसे यूज़ करें, ठीक है। तो हमने इसे बहुत ही सिंपल फॉर्मूला में किया है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अन्य वस्तु की अपेक्षा अपनी स्थिति बदलती है तो वह गति में। और विराम क्या बोलता है? विराम बोलता है यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं बदलता है तो वह विराम में है, ठीक है। अब गति के प्रकार की बात करते हैं। तो गति के प्रकार देखिए, रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलित गति, आवर्ती गति। रैखिक गति क्या बोलता है? जब वस्तु सीधी रेखा में गति, ये रैखिक गति है, ठीक है, सीधी रेखा में गति। नेक्स्ट है जब वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति करे, वृत्तीय पथ पर मतलब गोल गोल गति करे, ठीक है। जब नीचे दोलित गति, जब वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करे। तो दोलित गति क्या होती है? ये एक बिंदु हो गया, ठीक है, और ये एक झूला हो गया, ठीक है, ये झूला, यहाँ पे एक प्लेट है, टेबल है, और ये क्या यहाँ से आगे बढ़ रहा है और यहाँ से पीछे आ रहा है, ठीक है। तो एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति कर रहा है, तो ये क्या हो गया? दोलित गति। नीचे है आवर्त गति। आवर्त गति क्या होता है? जब वस्तु अपनी गति को निश्चित अंतराल बार दोहरा रहा है। जैसे आपने घड़ी देखा होगा, ठीक है, ये घड़ी हो गया, तो घड़ी का एक कांटा होता है, घड़ी का एक कांटा होता है। ये क्या होता है? निश्चित अंतराल बाद फिर से वही घूमते रहता है, ठीक है। तो ये क्या आवर्त गति हो गया, इसे कहते हैं आवर्त काल का नियम। नेक्स्ट है अब राशि की बात करते हैं, ठीक है। अदिश राशि, ठीक है, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि क्या होता है? जिस राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे हो गया द्रव्यमान, समय, आयतन, घनत्व, ऊर्जा, कार्यता, ठीक है। नेक्स्ट सदिश राशि क्या बोलती है? जिस राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, वेग, त्वरण, बल, ठीक है। इन सबको क्या चाहिए? इन सबको क्या चाहिए कि परिमाण तो चाहिए, साथ में दिशा भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है औसत चाल। यह वह राशि है जो यह बताती है, औसत चाल यह वह राशि है जो यह बताती है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से गति कर रही है, ठीक है। औसत चाल कि कोई वस्तु कितनी तेजी से गति है, इससे हम पता चलता है औसत चाल से, ठीक है। नेक्स्ट है किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उसके समय अंतराल के अनुपात को ही वस्तु का औसत चाल कहते हैं, ठीक है। औसत चाल का उदाहरण तो हम सब जानते हैं कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात में उस वस्तु की गति को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल निकालने का फॉर्मूला है तय की गई दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है। डिस्टेंस बटा तय करने में लगा समय। तो औसत चाल हो गया एवरेज टाइम जो होगा हमारा क्या होगा? डिस्टेंस बटा सेकेंड टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बटा टी। अब चाल क्या होता है? ठीक है, चाल क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की दूरी और उसके समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु का चाल कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक छोटा सा अंतराल समय अंतराल लेते हैं, जैसे 10 मिनट, ये 10 मिनट समय अंतराल लेने, तो एक किसी वस्तु द्वारा छोटे समय अंतराल 10 मिनट में तय की दूरी, ठीक है, उसके समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु को, ठीक है, अनुपात को उसी वस्तु की चाल कहते हैं। यानी कोई वस्तु 1 सेकेंड मतलब 10 मिनट में 40 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, क्योंकि वो अपनी गति नहीं बदल रही है, ना तो स्पीड हो रही है और ना ही बढ़ रही है, ना ही घट रही है। तो एक निश्चित समय अंतराल पे चल रही है 10 किलोमीटर या 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो ये क्या होगा? उसका चाल होगा, ठीक है, एक समान चाल, ठीक है। अब एक समान चाल क्या है? यदि कोई वस्तु बराबर समय में बराबर दूरी तय करे तो वह क्या एक समान चाल में होगा। कोई वस्तु जैसे 2 अलग अलग गाड़ियाँ, ठीक है, अगर उन दोनों की चाल अगर अलग अलग होगी तो वो दोनों क्या करेंगे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक दूरी मतलब पहुँचने में दोनों में अलग अलग समय लगेगा, क्योंकि दोनों की क्या चाल अगर अलग अलग है। अगर दोनों की चाल अगर समान रहेगी तो दोनों बराबर समय बराबर दूरी तय करेंगे। चाल का मात्रक क्या होगा? दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक। चाल का मात्रक दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक। असमान चाल, ठीक है, असमान चाल जब वस्तु बराबर समय में
अलग अलग दूरी तय करे तो वह असमान चाल होगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर असमान चाल कैसे हो सकता है, ठीक है, कि अगर दूरी ज़्यादा इधर उधर होगी तो शायद ए से बी तक पहुंचने में टाइम लेट हो सकता है, या फिर अगर ब्रेक लगाए गाड़ी में, अगर ब्रेक लगाए या फिर कहीं रुक जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि ब्रेक लगने में भी क्या हो रहा है, उसका प्रतिरोध हो रहा है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, ब्रेक लग रहा है, तो क्या उसकी चाल में परिवर्तन होगा, या तो चाल घटेगी या तो चाल बढ़ेगी, तो ये क्या होगा, असमान चाल होगा। ठीक है, और ये रोड पर हमेशा हम देखते आते हैं कि गाड़ी कभी स्लो होती है कभी बढ़ती है, तो यही होता है विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट है वेग। ठीक है, वेग किसी वस्तु की चाल से हमें यह पता चलता है कि वस्तु कितनी तेजी से गति करती है। यदि चाल ज्ञात हो तो हम किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं, परंतु उससे समय अंतराल के बाद वस्तु की स्थिति को जानने के लिए हमें उस दिशा के भी ज्ञान होना चाहिए जिससे हम वह वस्तु की गति करें। ठीक है, जब हमें बस गतिशील वस्तु की चाल और दिशा दोनों ज्ञात हो तो हम उसे वस्तु का वेग प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसका एक शॉर्ट में लाइन निकलता है वेग का क्या होता है, वेग किसी वस्तु का वेग वह राशि है जो वस्तु की चाल और उसकी गति को दर्शाता है। वेग क्या होता है, उसकी चाल और उसकी गति को दर्शाता है। ठीक है, तो वेग का मात्रक क्या होगा, तो वेग का जो मात्रक होगा, वेग का मात्रक होगा मीटर बटा सेकेंड होगा। ठीक है, मीटर बटा सेकेंड। वेलोसिटी इज इक्वल टू एम बाई एस। ठीक है, नेक्स्ट है और त्वरण। त्वरण क्या होता है, त्वरण हम जानते हैं, त्वरण समय के साथ वेग है। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ अगर वेग बढ़ता या घटता तो क्या होगा, त्वरण होगा। ठीक है, तो धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण। त्वरण दो प्रकार के थे, धनात्मक और ऋणात्मक। कुछ नहीं है, बस सिंपल है कि गाड़ी का तेज़ बढ़ती है, या फिर अगर किसी वस्तु या फिर कोई व्यक्ति अगर तेज़ चलता है तो उसका जो वेग होता है त्वरण बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर धीरे चलता है तो उसका त्वरण घट जाता है, बस कुछ नहीं। तो जब घटे तो उससे क्या कहें, अवत्वरण या ऋणात्मक। ठीक है, और जब बढ़े तो क्या कहेंगे, धनात्मक त्वरण। ओके, या फिर सिर्फ त्वरण कह सकते हो, त्वरण कहने से काम चल जाएगा। नेक्स्ट है एक समान त्वरण। ठीक है, एक समान त्वरण क्या बोलता है, जब वस्तु के वेग में बराबर समय में बराबर परिवर्तन, यानी कि अगर वस्तु में बराबर समय बराबर परिवर्तन होता है तो एक समान त्वरण होगा। और असमान त्वरण क्या होगा, जब वस्तु के वेग में बराबर समय में बराबर परिवर्तन ना हो। सिंपल है, समान में बराबर परिवर्तन होगा और असमान में बराबर परिवर्तन नहीं होने वाला। नेक्स्ट है हाँ, नेक्स्ट है बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम पे आते हैं, बल के कार्य को समझते। ठीक है, बल क्या करता है, गति को प्रारंभ कर सकता है, गतिमान वस्तु को विराम अवस्था में ला सकता है, दिशा बदल सकता है, अर्थात बल वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, दिशा कैसे बदलेगी, त्वरण आएगा बल आएगा, त्वरण बढ़ेगा तो दिशा बदल जाएगी। ठीक है, विरूपण आकृति में बदलाव पैदा करता है। विरूपण का अर्थ होता है आकृति में बदलाव, वो पैदा करता है। ठीक है, अब संतुलित और असंतुलित की बात करते हैं कि जैसे अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो क्या वो विराम अवस्था में सच में है, या फिर उस पर भी कोई बल लग रहा है, तो उस पर बल लगता है और उस बल को क्या कहते हैं, संतुलित बल। ठीक है, संतुलित बल कहते हैं जब वस्तु पर लगने वाले बल का परिणामी बल शून्य होता है, अर्थात जिस बल से वस्तु की स्थिति ना बदले, संतुलित बल है। यानी कि अगर आप टेबल पर मैंने एक गेंद रखी, ठीक है, टेबल पर मैंने एक गेंद रखी और वो क्या है कि मूवमेंट नहीं कर रही, ना तो इधर जा रही ना तो उधर जा रही, इसका मतलब उस पर संतुलित बल लग रहा है, बराबर साइड से बराबर फोर्स लग रहा है। ठीक है, पर अगर मैं उसे एक जगह से कहीं से छूता हूँ तो उस पर क्या होगा कि बल जो होता है ना डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि एक जगह से ज़्यादा बल लगेगा और वो अपनी स्थिति में परिवर्तन ला देगी। अब ये होता है असंतुलित। ठीक है, जब वस्तु पर लगने वाला बल का परिणामी बल शून्य ना हो, ठीक है, परिणामी बल शून्य ना हो, अर्थात जिस बल से वस्तु की स्थिति बदले। ठीक है,
जैसे कि अगर हम बॉल को फेंकते हैं तो क्या उसकी स्थिति बदली, मैंने उस पर बल लगाया इसलिए उसकी स्थिति बदली। बल के विभिन्न प्रकार पे आते हैं, तो बल के विभिन्न प्रकार, ठीक है। संपर्कित बल, जिस बल को लगने में वस्तुओं के बीच संपर्क स्थापित हो, ठीक है। संपर्कित बल, ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि बल अक्सर हम क्या दिखते हैं, क्या अगर हमें किसी वस्तु को घसकाना होता है तो क्या करते हैं, उसे छू कर घसकाते हैं, ठीक है। छू कर उसे उसका क्या बोलते हैं, अगर हम किसी वस्तु को वहाँ से हटाते हैं, अगर हम किसी वस्तु को हटाते हैं तो क्या करें, हम उसको छूना पड़ेगा। पर मैं अगर कहूँ कि उस वस्तु को आप बिना छुए वहाँ से हटाना है, क्या ये ऐसा हो सकता है? आप सब में से अधिकतर होंगे कि बोल सकें नहीं, मैं उसे कैसे छू सकता हूँ, मैं उसे बिना छुए मैं नहीं हटा सकता। पर ये सच है, हम किसी वस्तु को बिना छुए भी हटा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। संपर्कित बल, जिन बल को लगने में वस्तुओं के बीच संपर्क स्थापित होता है, उदाहरण के लिए घर्षण बल, ठीक है। घर्षण बल, स्प्रिंग बल और मांसपेशी बल। जब हम चलते हैं तो क्या होता है कि घर्षण होता है। अगर टाइल्स है, टाइल्स पे अगर तेल गिरा देते हैं तो तेल क्या करता है, घर्षण को कम कर देता है, और टाइल्स पे तो और ही कम हो जाएगा, घर्षण बल शून्य हो जाएगा और हम गिर सकते हैं। इसलिए घर्षण बल संपर्कित बल है। दूसरा है स्प्रिंग बल। स्प्रिंग बल क्या होता है कि आपने स्प्रिंग वाला झूला दिखा या फिर आपकी बाइक में जो स्प्रिंग होती है वो भी स्प्रिंग है। वो क्या करती है कि जो टायर्स होते हैं गाड़ी के, वो सोकर का काम करती है ताकि झटका अपने अंदर सोख ले, ठीक है। मांसपेशीय बल, हमारे हाथों का बल, जब हम किसी वस्तु को उठाते हैं तो मांसपेशीय बल ही काम करता है। अब असंपर्कित पे आते हैं, ठीक है। जिस बल को लगने में वस्तुओं के बीच संपर्क स्थापित ना हो, उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय और स्थिर विद्युत बल। अब यहाँ देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, तो पृथ्वी हम सभी को आपस में खींच रही है, ठीक है। तो क्या पृथ्वी हमें छुई है? अगर हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं या किसी गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो क्या पृथ्वी जाकर उससे चिपक जाती है? क्या उसे अपने हाथों से पकड़े रखती है? नहीं, ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें टच तो नहीं है पर वो क्या है, अपनी ओर खींच रही है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है प्रकार से। चुंबकीय बल भी वही काम करता है, पर चुंबक सिर्फ लोहे को अट्रैक्ट करता है, ओके। चुंबक सिर्फ लोहे को अट्रैक्ट करता है, इसी वजह से चुंबक के क्षेत्र में अगर लोहा आता है तो लोहा चिपक जाएगा, बाकी अन्य पदार्थ। नेक्स्ट है स्थिर विद्युत बल। अब स्थिर विद्युत बल तो आप सब जानते हो कि लकड़ी, अगर आप एक स्केल लेते हैं उसे अगर आप सिर पर रगड़ते हैं और अगर आप कागज़ को उठाते हैं, ठीक है, तो उससे उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब घर्षण जहाँ होता है वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल से समझना है ना कि कोई वस्तु कैसे काम करती है, तो इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है, तो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। और हमारा जो चैनल है ASL क्रिएशन, उस पर भी आपके लिए इस वीडियो पे डीप मीनिंग होगा, ठीक है। डीप मीनिंग पे आपके लिए वीडियो हमने बनाकर अवेलेबल कर दिए, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं स्थिर विद्युत बल। तो इसमें कुछ नहीं, बस जहाँ पे भी घर्षण होता है वहाँ पे क्या होता है ना कि घर्षण से एनर्जी निकलती है, हीट रिलीज होती है, और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे चार्ज हो जाता है, ठीक है, चार्ज, ठीक है। अगर आप रुए या फिर रुआ का कपड़ा, ठीक है, कोई कपड़ा पे अगर आप सोते रहते हैं या पलंग पे, ठीक है, आप जब पलंग पे सोते हैं तो जब आप उठते हैं लोहे, तो आप क्या, जैसे अगर आपका पैर नीचे सट सा है जमीन पर तो हल्का सा झटका आता है, ठीक है। तो बहुत ही कम लोगों को ऐसा होता होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे मेन रीज़न ये होता है, जब हम बिस्तर पे सोते हैं तो बिस्तर और हमारे शरीर से कपड़ों के बीच क्या फ्रिक्शन होता है, संपर्क स्थापित होता है। जब फ्रिक्शन होता है तो उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी जब हम धरती पे मतलब पैर रखते जमीन पर तो क्या हल्का सा झटका मारता है, ठीक है। तो ये बहुत ही रेयर केस में होता है जब आपके शरीर में अत्यधिक मात्रा में एनर्जी आ जाए। नेक्स्ट है संरक्षी बल, ठीक है। संरक्षी बल यह वह बल है जिसका द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता। संरक्षी बल, इसमें प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु ही होते, ठीक है। तो संरक्षी बल ही है। संरक्षण का क्या अर्थ है? यानी कि उसे बचाए रखना, ठीक है। तो जब कोई बल कार्य करता है तो अब हम सब जानते हैं बल जब कार्य करता है तो बहुत सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती है, जैसे क्या ऊर्जा खपत होती है, हीट खपत होती है। पर संरक्षी बल में क्या होता है ना, कुछ खपत नहीं होता, सब कुछ बच जाता है।
तो कोई वस्तु कैसे बच सकती है? जब कोई वस्तु कार्य करती है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे अंदर से एनर्जी निकल रही है, पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं बोलूँ और एनर्जी भी निकले, पर मैं एनर्जेटिक ही रहूँ, यानी कि मैंने जितनी ऊर्जा खर्च की है उतनी ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर रहे, ठीक है? ऐसा हो सकता है? नहीं। पर यहाँ बोलता है कि हो सकता है। कैसे हो सकता है? जब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति ही एक ही हो। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाने के बाद वो वस्तु सीधे ज़मीन पे आ जाती है। तो क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु क्या थी? ज़मीन, और अंतिम बिंदु क्या है? ज़मीन। तो इसके द्वारा जो कार्य हुआ वो क्या है? शून्य हुआ। और इसके अपवाद में, यानी अपवाद में क्या होता है? स्प्रिंग बल है ना, अपवाद है इसका, ठीक है? स्प्रिंग बल अपवाद है। इसके बारे में समझते हैं कि स्प्रिंग बल अपवाद क्यों है। क्योंकि संरक्षित बल जो होते हैं ना, ज़्यादातर क्या होते हैं? असंपर्कित होते हैं, परंतु स्प्रिंग बल ही जो है संपर्कित भी है और क्या? संरक्षित भी है, ठीक है? संपर्कित भी है और संरक्षित भी है, ये दोनों हैं, इसलिए इसको अपवाद की श्रेणी में डाला गया। नेक्स्ट है असंरक्षित बल। इस बल के द्वारा किया गया कुल कार्य रास्ते पर निर्भर करता है, जैसे घर्षण बल। अब जैसे कि हमने बोला था वैज्ञानिकों के बारे में बताएंगे, तो महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली, ठीक है, तो उनके बारे में कुछ देखते हैं। गैलीलियो की खोज को जड़त्व का नियम कहते हैं। ओके, गैलीलियो इटली के प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक खगोल विद्या थे, ठीक है। उन्होंने सर्वप्रथम प्राकृतिक घटनाओं के अनुसंधान के लिए प्रयोग वीडियो का उपयोग किया, ठीक है। उन्होंने गिरते हुए वस्तु के नियमों का पता लगाया और जड़त्व के नियम को स्थापित किया। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया और उसका उपयोग खगोलीय पर्यवेक्षणों के लिए किया, ठीक है। इस क्षेत्र में उनके कई महत्वपूर्ण खोज हैं, ठीक है। गैलीलियो को कोपरनिकस द्वारा प्रतिपादित पृथ्वी के सूर्य के परिक्रमा संबंधी सिद्धांत के सक्रिय समर्थन, जिनके चलते उन्हें कई बार प्रकार की यात्राएं भी सहनी पड़ी, ठीक है। तो लाइफ में कुछ ऐसा होता है ना कि आपके दोस्त कहेंगे कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, ये सही नहीं हो सकता है, ये सही नहीं हो सकता। कुछ लोग क्या होते हैं ना कि अपनी बातों को लेके ना अड़ जाते हैं, परंतु सच तो सच होता है। तो यहीं पे क्या हुआ ना कि कोपरनिकस तो उनका जो प्रतिपादित सिद्धांत था क्या था? पृथ्वी की परिक्रमा से संबंधित सिद्धांत था कि जो सूर्य है ना पृथ्वी का परिक्रमा नहीं करता, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये क्या थे? उनके सपोर्टर थे, कोपरनिकस के सपोर्टर थे। पर उनके सपोर्टर होने के कारण उन्हें बहुत ही यातनाएं सहनी पड़ी। उन्हें बहुत लोग बोलते थे कि तुम कैसे हो, तुम बुरे हो, ये हो। तो छोड़िए उनकी बात भी करते, टॉपिक पे आते, ठीक है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम, ठीक है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसे गतिमान न कर दे या फिर गतिमान वस्तु को स्थिर न कर दे। ये कहता है कि प्रत्येक वस्तु, ठीक है, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। यानी कि मैंने अगर यहाँ पे एक पेन रख दिया है तो ये तब तक नहीं हिलेगा जब तक कि मैं इसे उठाकर साइड में ना रख दूँ या फिर इस टेबल को मैं हिला न दूँ। अगर मैं टेबल को गिरा देता हूँ तो अपने आप ये पेन नीचे गिर जाएगा क्योंकि इस पर भी बल लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है गैलीलियो के संबंध में इस नियम को गैलीलियो का जड़त्व का नियम कहा जाता है। गैलीलियो के संबंध में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, ठीक है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व, ठीक है। जड़त्व के दो प्रकार है, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। इस जड़त्व के कारण, ठीक है, विराम का जड़त्व कहता है इस जड़त्व के कारण वस्तु विराम अवस्था में रहने की प्रवृत्ति रहती है, ठीक है। और गति का जड़त्व कहता है इस जड़त्व के कारण वस्तु एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में अपनी गति की
अवस्था बनाए रखती है, की प्रवृत्ति रखती है, ठीक है। जड़त्व की माप की बात करें तो जड़त्व की माप क्या कहता है? जड़त्व की माप, जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। इसे हम कह सकते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है, यानी कि जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना ज़्यादा जड़त्व। इसका एक उदाहरण ले सकते हैं कि अगर आप एक भारी गेंद को और एक हल्की गेंद को रखें, ठीक है, तो अगर आप दोनों को अपनी एक उंगली से अगर उसे क्या उसमें अवस्था उनकी परिवर्तन करना चाहें तो जिसका ज़्यादा वज़न होगा उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, तो वो क्या होगा, उसका जड़त्व अधिक होगा, और जो कम द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व कम हो जाएगा, ठीक है। अब संवेग की बात करते हैं। संवेग किसी वस्तु को चलाने या रोकने वाले, ठीक है, वाले बल को उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है, जैसे करता है। इससे स्पष्ट है कि किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक बल वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर निर्भर करता है। संवेग, ठीक है, संवेग का मैंने एक और उदाहरण अच्छा से क्लियर कर दिया इस, ठीक है, वन वर्ड में समझते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। परिणाम के अतिरिक्त संवेग की एक दिशा भी होती है, ठीक है, संवेग की एक दिशा भी होती है। किसी क्षण वस्तु के संवेग की दिशा वही होगी जो उस क्षण उस वस्तु की वेग है के। अतः संवेग एक सदिश राशि है। न्यूटन का तृतीय नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में होता है। अर्थात किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। F = mx। नेक्स्ट है गति के तृतीय नियम क्या बोलता है? दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहले वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया इस प्रकार के बल एक दूसरे के विपरीत परंतु बराबर दिशा में होते हैं। जैसे अगर एक रॉकेट होता है, ठीक है, एक रॉकेट होता है तो जब ज़मीन से उड़ता है ऊपर जाता है तो क्या करता है, नीचे आग फेंकता है, और आग क्या होता है, आग इसको नीचे धक्का देती है और रॉकेट ऊपर जाके धक्का देता है। ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया वाला। क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा एक साथ लगे रहते हैं, अतः अकेला बल अस्तित्व में नहीं रहता, ठीक है। इसका मुख्य बिंदु क्या है कि क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा एक साथ लगते हैं। तो ये जो क्रिया प्रतिक्रिया है ना, इसे आप क्या समझते हैं कि जो बल होता है वो क्या होता है, सिंगल में नहीं होता, वो क्या है, जोड़ा में होता है, ठीक है, एक नहीं होता, जोड़ा में होता है बल। गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, ठीक है। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो 1564 से 1642 में पृथ्वी की ओर एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की गति का विस्तृत अध्ययन करके यह साबित किया कि यह एक समांतरित गति का उदाहरण है, ठीक है। पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। गैलीलियो का यह निष्कर्ष दैनिक जीवन के अनुभव के विपरीत था। उन्होंने एक शीशे की गोली के अंदर एक पंख है, ठीक है, पंख, किसी का पंख, चिड़िया का पंख, मुर्गी का या फिर कबूतर का पंख को एक ही ऊंचाई के साथ गिराया जाए, ठीक है, ऊंचाई किसी एक गोली ले लिया और एक क्या लिए, पंख ले लिया, तो एक ही ऊंचाई के साथ गिराया जाए तो गोली पहले गिरती है और पंख बाद में गिरता है, क्योंकि हल्की वस्तु देर से गिरती है। ओके, आप सभी जानते हैं, ठीक है। गिरने का कारण यह बताया कि उस वस्तु का सतह का जो चित्र अधिक था, सतह का जो क्षेत्रफल था अधिक था। अब देखिए, आपने अजीब नोटिस किया होगा, जो भी गाड़ियाँ होती है, ठीक है, गाड़ियाँ या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ या फिर बड़े बड़े ट्रेन जो होते हैं, क्या होता है कि उनमें कुछ ऐसा एरोडायनामिक सिस्टम लगाया जाता है, कुछ विशेष प्रकार का फंक्शन उसमें होता है कि क्या होता है कि वो फ्यूल की खपत को कम करते हैं। अब अगर आप आंधी के सामने अगर आप छाता खोलते हैं तो क्या आप छाता वहाँ पे रहेगा? नहीं, छाता उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सतह का क्षेत्रफल अधिक है। परंतु अगर आप छाता को बंद कर दें तो उसका सतह क्षेत्रफल कम हो जाएगा।
और वो क्या करे, हवा को चीर देगा। हवा को चीरने से क्या होगा कि ना तो आप पे बोझ पड़ेगा और ना ही छाता उड़ने वाला है, ठीक है। तो सेम यहीं पे वही फंक्शन होता है, ठीक है, कि प्रतिरोध उसका जो सतह क्षेत्र था, गोली का सतह क्षेत्र कम है, ऊपर से उसका द्रव्यमान अधिक है, जबकि पंख का सतह क्षेत्रफल अधिक है और उसका द्रव्यमान क्या कम है, इसकी वजह से वो लेट से गिरा, ठीक है। इसलिए हवा का प्रतिरोध अधिक होता है। तो हवा भी तो रोकेगी ना, हवा में क्या पदार्थ है, इसलिए वो रोकती है। उन्होंने कहा कि यदि हवा न हो तो समान ऊंचाई से एक साथ गिराए जाने पर भी भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं जमीन पर एक साथ पहुंचती है, परंतु इसके लिए इसे सिद्ध नहीं कर पाए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब उन दोनों, जैसे गोली था भारी था और पंख हल्का था, अगर हम प्रतिरोध को ही हटा दें तो ऐसा हो सकता, हाँ ऐसा हो सकता। निर्वात में, निर्वात कैसे होगा, हम बना सकते हैं, एक बॉटल लीजिए, बॉटल में पंप लगाइए और उससे सारी हवा बाहर निकाल लीजिए, उसमें अब क्या बचा, उसमें एक निर्वात बचा, यानी कि खाली स्थान, वहाँ अब कुछ भी नहीं। और अगर आप उसमें एक पंख और एक गोली डाल देते हैं तो वो दोनों एक साथ समान ऊंचाई पे समान गति से नीचे गिरेगी, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं है, जीरो रेजिस्टेंस। तो जो पदार्थ है दोनों इक्वल गति से दोनों साथ में गिरेंगे, परंतु वो सिद्ध नहीं कर पाए और वो ऊपर चले गए। वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल, ठीक है, वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल ने इसे सबसे पहले इस प्रदर्शित किया। बॉयलर ने अपने द्वारा नया आविष्कार वायु पंप का उपयोग कर एक लंबे कांच से हवा निकाल दी, ठीक है, जिसमें शीशे की गोली एक पथ से एक जार को उल्टा कर दिया, तो गोली और पंख दोनों जार की तली पर एक साथ पहुंचे, ठीक है। इन प्रयोगों से स्पष्ट है कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती है, ठीक है। मुक्त पतन क्या होता है, किसी माध्यम के प्रतिरोध की अनुपस्थिति में वस्तुओं के गिरने की गति को मुक्त पतन कहते हैं, ठीक है। तो वो जो गिरा ना, वो जो गति था उन्हें क्या कहते थे, जब दो शीशा का गोली और जो पंख, चिड़िया का पंख जब गिरा तो निर्वात में गिरा, तो इसे क्या कहेंगे, फ्री फॉलिंग कहेंगे, ठीक है, फ्री फॉलिंग मुक्त पतन, क्योंकि वो बिना किसी प्रतिरोध के नीचे गिर रहा है। जैसे गुरुत्वाकर्षण 1667 में न्यूटन ने यह बताया कि आपस में एक वस्तु को दूसरी वस्तु आकर्षित करने का गुण सभी वस्तुओं में होता है। उन्हें वस्तुओं के बीच इन वस्तुओं आकर्षण को बल को गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दिया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो प्रत्येक वस्तु मतलब हमारे जो आसपास की सभी वस्तुएं, प्रत्येक वस्तु एक वस्तु को खींचती है, ठीक है, और उस जो बल था उसको बल को नाम क्या दिया, कि गुरुत्वाकर्षण बल दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, अब सर आइजैक न्यूटन की बात करते हैं। सर आइजैक न्यूटन दुनिया का सर्वकालिक महत्व वैज्ञानिक और गणितज्ञ में से एक थे। उन्होंने गणित के नियमों के प्रतिपादन किया, गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम की खोज की और गणित की नई शाखा कला की नींव डाली, ठीक है। इस क्षेत्र में न्यूटन के बहुत योगदान है। वास्तव में न्यूटन ने यह भी खोज की कि अनुसंधान केवल 25 वर्ष की आयु में 1667 में ही कर दिए। बहुत बाद में उन्होंने इनको 2 पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया, ठीक है, फिलॉसफी नेचुरल और प्रिंसिपलिया मैथमेटिका नाम की पुस्तिका 1686 में और ऑप्टिकस नामक पुस्तक 1704 में छपी। तो ये उनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। तो आप अगर किसी पास के बुक स्टोर में मिलता तो वहाँ से आप जाकर पढ़ सकते हैं, नहीं तो लाइब्रेरी में आप इनके बारे में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम, ठीक है। न्यूटन के 1 मिनट रुकिए। हाँ, हाँ ठीक है, चलिए। तो हम गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम पे थे और इसी के साथ ये वीडियो अब खत्म हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए, ठीक है। न्यूटन के 1687 में गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम है, ठीक है। यह नियम बताता है कि ब्रह्मांड में एक कण
प्रत्येक दूसरे कण के बल को आकर्षित करता है, जिसका परिणाम क्या है, तनु के द्रव्यमान मतलब जो अणु है, ठीक है, अणु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम का महत्व जानते हैं, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक के पहले प्रकृति के अनेक घटनाएं असंबंधित गलत थी, परंतु न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज के बाद ऐसी अनेक घटनाओं की व्याख्या सफलतापूर्वक की गई। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही हम सब पृथ्वी से बंधे हैं। चंद्रमा और सूर्य गुरुत्वाकर्षण के बलों के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है आदि। अब गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण क्या है, ठीक है। यदि दो वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी की ओर हो तो पृथ्वी हो तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण बल को गुरुत्व बल कहा जाता है। इस बल के प्रभाव से पृथ्वी अपने आसपास की वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो इसके साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ याद रखें, ठीक है, कि इस वीडियो में मैंने जो भी पढ़ाया है या फिर आप जो भी पुस्तकों में पढ़ते हैं या किताबें पढ़ते हैं, ठीक है, तो बस आप पढ़ने की चीज़ें नहीं, इसे आप एनालाइज करिए कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ मैं सही बोल रहा हूँ, बस मैं गलत भी हो सकता हूँ। आप किताबों में लिखी हर बात सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, बस आपके एनालाइसिस करने के तरीके होने चाहिए, उन्हें समझने का तरीका होना चाहिए कि आप उसे किस तरीके से समझते हैं। अगर मैंने कहा है या फिर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा है कि यह सही है तो आपको मानना नहीं चाहिए, आपको उसके ऊपर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखकर उसे समझना चाहिए कि क्या वो सही है, और सही निष्कर्ष निकालने के बाद ही आप उस पर सही मान सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस वीडियो का आनंद लिए होंगे और विज्ञान की शाखा को अच्छे से समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में और हम लाने वाले हैं, तो इसके लिए धन्यवाद।